और जयपाल हत्याकांड में अपडेट, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। नावा विधायक के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोती सिंह चौधरी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जयपाल हत्याकांड की अब एसआईटी जांच करेगी। सांसद बेनीवाल के साथ वार्ता में अब सहमति बन गई है। नागौर के जयपाल हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार की शाम नागौर से जयपुर के लिए कूच किया। सैकड़ों कारों के काफिले के साथ सांसद बगरू इलाके में महिला रोड पर पहुंचा, जहां पुलिस ने काफिले को रोक लिया। यहां पर जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने हनुमान बेनीवाल से बातचीत की। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद हनुमान बेनीवाल की डीजीपी एमएल लाठर से बातचीत करवाई गई। तब बेनीवाल को आश्वस्त किया गया कि जयपाल पूनिया हत्याकांड के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कांग्रेस विधायक महेंद्र चौधरी का भाई भी शामिल है। इतना ही नहीं, उन्हें आश्वस्त किया गया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए सीआईडी सीबी के डीआईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में एसआईटी का गठन किया गया है और मामले में संदिग्ध पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच विजिलेंस ब्रांच करेगी। इसमें पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी सहमति बनने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच को टाल दिया। वो रात करीब 10:30 बजे समर्थकों के साथ वापस लौट गए। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने। किन मांगों पे आपकी सहमति बनी सर? देखिए, 5 मुलजिम जो पुलिस ने बिठा रखे हैं, जिसमें महेंद्र का भाई है, महेंद्र के दामाद हैं और 3 अन्य, उनको अरेस्ट कर लिया अभी। और ये चाहते थे एसपी 2 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन उनकी नेग्लिजेंसी रही कहीं न कहीं। एसआईटी का गठन कर दिया है डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व के अंदर, और पुलिस की जो नेग्लिजेंसी रही है उन पुलिस अधिकारियों को वहाँ से हटा देंगे टीम भेज के। और बाकी मृतक की नौकरी मुआवजे की जो बातें थी, उसमें हमारी दूसरे नेट पर बात चली। हमारे विधायक बीजेपी आरएलपी के विधायक सीएम से इस मामले में शीघ्र एक मुलाकात इन लोगों की कराएं। डीजीपी एमएल लाठर से भी आपकी बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? पूरी बात हुई है। डीजीपी ने पूरा आश्वस्त किया है कि इस मामले में जब मलिंगा का नाम आया तो मैंने मलिंगा को नहीं छोड़ा, अगर महेंद्र का नाम आया तो महेंद्र भी सलाखों के पीछे होगा। ये डीजीपी ने 2 टूक का है। और डीजीपी ने कहा कि मेरे पे आप भरोसा करिए एक बार। और डीजीपी के कहने के बाद ही उन 5 लोगों को अरेस्ट किया अभी, जो 2 दिन से बिठा। ये कूच का ये परिणाम हुआ कि वो 5 लोग गिरफ्तार हो गए। वहाँ 5 लोग कौन है? महेंद्र चौधरी का भाई है, दामाद है, 3 अन्य लोग हैं जो शूटर थे। जो पूरी सहमति बनी है, आप सेटिस्फाइड हैं उन सबसे? है जो भी सहमति बनी आप लोगों के बीच में, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? नहीं, सहमति तो और बना लेंगे ना। हमारे पास तो जनता की ताकत है। अगर हमें लगे कि हमारी मांगे नहीं माननी जा रही तो अगली बार 1 लाख आ जाएंगे यहाँ पे। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, डेफर हुआ है। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल का कहना है सांसद का कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, डेफर हुआ है, और फिलहाल जो भी सहमति बनी है उससे वो संतुष्ट भी हैं। और पूरे मामले में जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जिस मुद्दे को लेकर के सांसद महोदय और इनके साथ काफ़ी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे वार्ता की गई और इनकी जो भी बातचीत थी, जो भी मांगे थी, उससे डीजीपी साहब को बताया गया जो है। और उसके हिसाब से जो निर्णय हुए हैं, वो जो इस प्रकरण में, हत्या के प्रकरण में 5 लोगों को जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा था, उनसे पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की गहन अनुसंधान के लिए और गहराई से जांच के लिए डीआईजी सीआईडी सीबी हैं राहुल प्रकाश जी, उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया जा रहा है। उनके क्लोज सुपरविजन में इसकी टाइम बाउंड तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि दोषियों के खिलाफ पुख्ता और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ सांसद हनुमान बेनीवाल की, जब इस कूच को जयपुर के लिए रवाना हो रहा था। ये यहाँ पर पहुंचे, सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ बातचीत की और लगभग सभी मांगों के ऊपर पुलिस और सांसद के बीच सहमति बन गई। और आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रदेश के 3 विधायक कानून की रडार पर है। महेंद्र चौधरी नावा से विधायक हैं। जयपाल हत्याकांड में हत्या से जुड़े सवालों को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर डूंगरपुर के विधायक गणेश खोगरा की है, जहां विधायक गणेश खोगरा समेत 60 लोगों के खिलाफ एसडीएम बंधक मामले में केस दर्ज हुआ। तीसरी तस्वीर बाड़ी विधायक गिरिराज बलंगा की है, जिन्हें इंजीनियर मारपीट मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विधायक बलिंगा को अभी लगभग 2 दिन जिला अस्पताल धौलपुर के कोरोना वार्ड में रहना होगा। डूंगरपुर में पट्टों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। एसडीएम सहित 22 कार्मिकों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। विधायक गणेश खोगरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। तहसीलदार डूंगरपुर ने सदर थाने में यह मामला दर्ज करवाया। कल सूरपुर पंचायत भवन में बंधक बनाया गया था। कृषि भूमि आवंटन, पट्टे नहीं देने, पंचायत में बंद करने और पंचायत में ये प्रशासन गाँव के संग शिविर चल रहा था। इस दौरान इन्हें बंधक बनाया गया। भरतपुर में दर्दनाक वारदात सामने आई। बेटे का पिता पर हमला, बेटे ने पिता पर चाकू तलवार से हमला किया। बीच में बचाने आए चाचा को भी तलवार मारकर घायल कर दिया। 3 घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली थाना इलाके के नमक कटरा मोहल्ले की यह घटना है। देर रात को आपसी कहासुनी को लेकर यह विवाद हुआ था। और भरतपुर में ये हॉस्पिटल की वो तस्वीरें जहां एक ही परिवार के सभी लोग एडमिट हैं। ये आपस में ही पिता, पुत्र और चाचा हैं। पुत्र ने पिता पर हमला किया, चाचा पर हमला किया। अब पुलिस बयान दर्ज कर रही है। पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के चलते बेटे ने पिता पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए चाचा पर भी हमला किया। चाकू और तलवार से यह हमला किया गया। आज शाम 6 बजे प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। दोपहर तक जयपुर पहुंचेंगे प्रभारी अरुण सिंह। नड्डा के दौरे पर यह चर्चा होगी। आगे के कार्यक्रम पर रणनीति बनाई जाएगी। तो बीजेपी के महामंथन की तैयारियां शुरू। जयपुर में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है। शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी, बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। बैठक की तैयारियों का जायजा लेंगे। 19 से 21 मई तक जयपुर में महामंथन चलेगा। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
और बीकानेर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके घुसपैठिया घुसा था। सीमा में बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को दबोच लिया। घुसपैठिए से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तलाशी में घुसपैठिए के कब्जे से 390 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। ये वो घुसपैठिया नेमीचंद सीमा पर इसे पकड़ा गया। इसका नाम अशफाक बताया जा रहा है। इसके पास 350 रुपए बरामद किए गए पाकिस्तानी करेंसी के तौर पर। पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान के सरगोदा जिले का रहने वाला अशफाक बताया जा रहा है। कैसे घुसा, क्या मंशा थी, क्या मंसूबे थे सीमा पार करने के, तमाम पूछताछ इस समय चल रही है। ये घुसपैठ करते हुए भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया। बीएसएफ ने इसे पकड़ा, फिर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। तमाम एजेंसियों को सूचना भी दे दी गई है। पाकिस्तानी नागरिक को सीमा पार करते हुए पकड़ा गया है। अशफाक इसने पूछताछ में अपना नाम बताया है। साथ ही साथ जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास 350 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। क्यों ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्या इरादे थे, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। अशोक शर्मा गंगानगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ अशफाक के बारे में जानकारी मिली है, क्यों भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है? बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। पहले इस पाकिस्तानी घुसपैठिया अशफाक से सीमा सुरक्षा बल की इंटेलिजेंसी के द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में कल देर रात इसको श्री गंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां अब इसकी ज्वाइंट इंटरोगेशन की जाएगी। साथ ही साथ जो प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया है वो ये आया है कि इसने अपने आप को बॉर्डर से अनजान बताया और इसने कहा कि मैं अनजाने में इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया, देर रात अंधेरे की वजह से मुझे मालूम नहीं चला और जीरो लाइन क्रॉस करके भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है। लेकिन चूंकि इसके कब्जे से बीएसएफ को 390 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। लेकिन पिछले महीने की बात करें तो हम जिस तरह से सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी की जा रही थी और उस मामले में बीएसएफ इंटेलिजेंसी के द्वारा भारतीय 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ सभी चौकन्ने हैं और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर काफी संवेदनशीलता बरती जा रही है और अब ज्वाइंट इंटरोगेशन के द्वारा इस पाकिस्तानी घुसपैठिया अशफाक से डिटेल में पूछताछ की जाएगी। जी अशोक, आगे क्या एक्शन की उम्मीद है? देखिए, अभी जैसा कि हमें पुलिस से जानकारी मिली है उसके अनुसार ज्वाइंट इंटरोगेशन के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस इस पाकिस्तानी घुसपैठिया अशफाक से जांच पड़ताल की जाएगी, इससे पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर फर्दर एक्शन किया जाएगा। यदि मालूम चलता है कि ये जाने अनजाने भूलवश ही गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इसे पुशबैक करने का भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ज्वाइंट इंटरोगेशन होने के बाद ही ये आगे की बातें सामने आ पाएंगी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दिनांक 17/5/2022 की रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास बीएसएफ के एसआई नारायण सिंह ने बीओपी नेमीचंद पाक नागरिक जो जीरो लाइन से इंडिया की तरफ आ गया था, जिसका नाम बीएसएफ ने गिरफ्तार करने के बाद पूछा तो अपना नाम अशफाक पुत्र गुलाम मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र 22 साल, 32 वर्ष, निवासी छावनी ख्वाजा सलाह, तहसील व थाना बलवाल, जिला सरगोदा, पंजाब। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। एसएमएस अस्पताल का बुरा हाल, बिना एसी के आईसीयू वार्ड चल रहे हैं। न्यू सर्जिकल आईसीयू में पिछले कई दिनों से एसी बंद पड़ा है। आईसीयू यूनिट में मरीज
जो भर्ती हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये हाल है प्रदेश के सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का, जहां पूरे प्रदेश में लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल का यह हाल है। बिना एयर कंडीशन के यहां पर आईसीयू वार्ड चल रहे हैं। न्यू सर्जिकल आईसीयू में पिछले कई दिनों से एसी बंद पड़ा है, बल्कि जानकारी तो यह भी मिल रही है कि इस पूरे सीजन में एसी चला ही नहीं है। भीषण गर्मी में आईसीयू में मरीज तड़प रहे हैं। एसी का कॉपर वायर काटकर चोर ले गए थे, यह दलील दी जा रही है, और तब से एसी यूनिट्स की मरम्मत नहीं हो पाई। अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था ठीक रखने में पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। इस समय 15 से 16 मरीज बहुत गंभीर हालत में इस यूनिट में भर्ती हैं, लेकिन मरीजों के परिजन खुद अपने घरों से पंखे लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि मरीजों को राहत मिल सके। जब मरीजों के परिजनों से बात हुई तो बताया कि इस वार्ड में धूप भी आती है, जिसकी वजह से मरीजों की हालत खराब है। इस यूनिट में उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनकी गंभीर हालत होती है, और यहां पर एयर कंडीशन चलती रहती है, लेकिन इस पूरे सीजन के अंदर यहां पर एसी नहीं चलाया गया। हालत यह है कि सफोकेशन है अंदर, और मरीज के जो परिजन हैं वो ठंडे कपड़े से अपने मरीजों का सर पोंछ रहे हैं। कोटा के बाद प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में बेहाल अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया। इस वक्त हम न्यू सर्जिकल आईसीयू में खड़े हैं, और न्यू सर्जिकल आईसीयू में पिछले 1 महीने से एसी नहीं चल रहे। यहाँ पर जो सर्जरी के मरीज हैं उनको एडमिट जो है वो किया जाता है, उनकी इंटेंसिव केयर के लिए इस आईसीयू में एडमिट किया जाता है, लेकिन इस आईसीयू में एसी चल ही नहीं रहे, और उसके चलते मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ दिक्कतें, बल्कि मरीजों को खुद पंखा लेकर आना पड़ रहा है, और अपने मरीज की जो है वो सेवा यहाँ पर परिजनों को करनी पड़ रही है। सफोकेशन हो जाता है क्योंकि पूरी तरह से पैक है और इतने मरीज हैं, इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर सफोकेशन के हालात भी जो है वो बन जाते हैं। और यहाँ पर आपको मरीजों के परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो एसी नहीं चलने के कारण आप लोगों को आ रही है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, हमें खुद हाथों से उनको पंखा देना पड़ता है, हम घर से तो ला नहीं सकते, काफ़ी दूर से है। तो सर ये तो इंटेंसिव केयर यूनिट है, तो यहाँ पर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसी होनी ही चाहिए, पर नहीं मिल रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने कोई शिकायत की, किसी को बताया यहाँ पर प्रशासन को? हमने तो प्रशासन को सर बताया था, जो अंदर रहते हैं उनको ही, सर इन्हें इतनी गर्मी लग रही है तो इसे बढ़ा दो। ये बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो इतनी है इतनी चलेगी। सफोकेशन होता होगा तो मरीजों को दिक्कत होती होगी, वो परेशान होते होंगे। कई मरीज तो सब उनकी डेथ हो गई है गर्मी के कारण, तो इतनी गर्मी लगती है अंदर तो पसीना आ जाता है, और उसमें जैसे हवा निकलने के लिए जगह भी नहीं है ना, तो उसी में मसरूफ रहते हैं। तो कैसे व्यवस्था करते हो आप लोग? खुद का पंखा लाएं या फिर कैसे? हाथ से हवा कर देते हैं, पहुँचा उसको शरीर वरीर को पहुँच देते हैं कपड़े से, और 2 दिन में 3 तो डेथ हो गई है सब। तो कितने दिन से इस प्रकार की व्यवस्था दिख रही है हमें? हम तो जब से 2-3-4 10 दिन से तो हम देख रहे हैं सर, उससे पहले तो हमें पता नहीं, हमें 10 दिन से मरीज भर्ती हुआ है, 10 दिन से हमें इसमें आईसीयू जो है वो न्यू सर्जिकल आईसीयू है, उसमें इस प्रकार की दिक्कत जो है वो सामने आ रही है, और काफ़ी दिनों से इस प्रकार की दिक्कत है, लेकिन कोई भी इसको जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहा। और मरीजों की, क्योंकि मरीज 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर जो है वो एडमिट रहता है और उसके बाद घर चला जाता है, इसलिए आज से आप शिकायत करें भी तो किसको करें, क्योंकि स्टाफ जो है वो प्रॉपर जवाब इस लिहाज से नहीं देता क्योंकि उनके हाथ में एसी ठीक करने का काम नहीं होता। अस्पताल प्रशासन भी अपने लिहाज से जो है वो इसे ठीक करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे सीजन में एक भी बार एसी जो है वो काम नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर बाल सुधार गृह में बालक की हत्या कर दी गई। बालक सुधार गृह में ये बालक की हत्या हुई, बालक की गला काटकर हत्या की गई है। सिर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। बाल सुधार गृह में मौजूद बाल अपचारियों पर
शक जताया जा रहा। सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जैसा कि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, बाल अपचारियों के भागने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन संभवतः विष्णु ये पहला मामला है कि बाल सुधार गृह में एक बाल अपचारी की हत्या कर दी गई है गला काटकर। कहां तक पहुंची पुलिस की जांच इस पूरे मामले को लेकर विष्णु? देखिए, प्रदेश का और ये संभवतः पहला मामला है जिसमें बाल सुधार एवं संप्रेषण गृह में किसी बाल अपचारी की हत्या कर दी होगी। और इस वक्त जो है जो ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस है, एसीपी गांधीनगर है, ये यहीं पर मौजूद है, संप्रेषण गृह में मौजूद है। यहाँ पर जांच की जा रही है और जो हत्या में जो लिप्त जो 2 आरोपी हैं वे भी पुलिस की कस्टडी में ही हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और मृतक जो है, मैं आपको बता दूं, मृतक का नाम जो है सोनू उर्फ बंटी बताया जा रहा है कि जिसकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष है। चूंकि ये गंभीर आपराधिक वारदातों में यहाँ पे सजायाफ्ता थे, तो ऐसे में जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तब ये बाल अपचारी थे, लेकिन अब इनकी उम्र ये बालिग हो चुके हैं और इनको फिर भी यहीं पर संप्रेषण गृह में यहाँ पर रखा गया है। वहीं पर इसी सेल में 2 जो युवक हैं जिन्होंने इसकी हत्या की है वे भी यहीं पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आपस में गाली गलौज की वजह से, यानी इनके बीच में कई दिनों से रंजिश चल रही थी, इसी वजह से कल देर रात दोनों गुटों में झड़प हुई और झड़प के दौरान 2 आरोपियों ने मिलकर के इस सेल में उस जो बाल अपचारी जिसकी उम्र अब करीब 20 से 22 वर्ष हो चुकी है, सोनू उर्फ बंटी, उसकी पाइप से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। और आज सुबह करीब 8 बजे हत्या का यह सूचना ट्रांसपोर्ट नगर थाने में पहुंची, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया। हत्या के पीछे वजह अभी तक आपसी रंजिश बताई जा रही है। जी, यानी विष्णु, जो आरोपी हैं वो जांच में सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए आरोपी भी यहीं पर है, मृतक भी यहीं पर, दोनों सब ये सभी लोग एक ही सेल में थे, यहीं पर थे और इनके पीछे आपसी रंजिश चढ़ रही थी। पिछले कई दिनों से ये आपस में एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे थे, जैसा कि भी हमारे सूत्रों ने हमको बताया। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो मृतक है वो उनके साथ में गाली गलौज करता था, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये सभी लोग इस वक्त, जो मैं आपको बता दूं कि मर्डर और दुष्कर्म जैसी कई गंभीर आपराधिक वारदातों में ये बंद थे, कई गंभीर आपराधिक धाराएं इनके ऊपर लगी हुई थी, सजायाफ्ता ये थे और पिछले लंबे समय से यहीं पर संप्रेषण गृह में बंद चल रहे थे। इसकी जानकारी बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन को भी थी, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और आखिरकार ये जो रंजिश थी वो हत्या में बदल गई। जी विष्णु, क्या ये मुमकिन है मौके के ऊपर अगर अनुसंधान अधिकारी वहां पर मौजूद हो जिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनसे बात हो पाए? क्या कुछ जानकारी इस पूरी वारदात को लेकर उनके पास उन्हें मिली है? देखिए, आदर्श नगर एसीपी हवा सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं। अब चूंकि मामला बाल अपचारी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में अंदर जो है यहाँ पर परमिशन नहीं है, इसीलिए हम अंदर के जो विजुअल्स हैं आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच यहाँ पर चल रही है। पाइप जो है वो यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं और जो आरोपी हैं, 2 आरोपी जिनको नामजद किया गया इस हत्या की वारदात में, वे भी अंदर है। कुछ ही देर में यदि अधिकारी बाहर आएंगे तो उनसे हमारी बातचीत हो पाएगी। फिलहाल हमारे टेलीफोन में उनसे बातचीत हुई, जिसमें सामने आया कि बंटी और सोनू भरतपुर का रहने वाला है। करीब तीनों की उम्र जो है वो 20 से 22 वर्ष की है, यानी वे बालिग हो चुके हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तब वे नाबालिग थे और यहीं पर सजायाफ्ता होने के बाद यहीं पर संप्रेषण गृह में बंद थे। आपस में रंजिश चल रही थी और इसकी जानकारी कल देर रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में हत्या की वारदात हुई, जिसकी जानकारी आज सुबह 8 बजे संप्रेषण गृह के जो अधिकारी थे, बाल सुधार गृह के अधिकारी थे, उनको मालूम चला, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस आज इस समय मौके पर पहुंची। जी
विष्णु, आपने बताया कि तीनों की उम्र 20 से 22 साल के करीब थी जब वो यहाँ पर आए थे बाल सुधार गृह में, तब नाबालिग हुआ करते थे। कुछ और जानकारी बाल सुधार गृह की तरफ से आपको मिल पाई कि कब इनकी सजा खत्म होने वाली थी, कब तक इन्हें जो है बाल सुधार गृह में रखा जाना था? क्योंकि 22 साल की उम्र हो चुकी थी, जाहिर सी बात है बालिग हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे, तो आज की तारीख में बाल अपचारी कहना न्यायोचित नहीं होगा। देखिए, बाल उपचार इसलिए बार कहा जा रहा है कि एक तो यहाँ पर जब इनके खिलाफ जब अपराध कारित किया था इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि हत्या और दुष्कर्म जैसी कई संगीन वारदातों में ये तीनों लिप्त थे और इसी के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था और जब सजा याफ्ता ये हुए तो यहाँ पर इनको बाल सुधार गृह में रखा गया था। अब चूंकि उम्र से बालिग हो चुके थे, लेकिन जब इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे तब ये सभी नाबालिग थे, ऐसे में इनको यहीं पर सेल में रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि एक जो आरोपी है उसके खिलाफ जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना इलाके में हत्या की वारदात का भी मुकदमा दर्ज होने की जानकारी हमारे सामने आई है, जिसमें हत्या करके शव को गाड़ दिया गया था। ऐसे में तीनों जो मृतक और दोनों जो आरोपी हैं काफ़ी गंभीर आपराधिक वारदातों में उनके नाम शामिल हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ का जो स्टाफ था वो भी इन तीनों के नाम से काफ़ी भयभीत था और लेकिन किसी ने कुछ आगे सूचना दी नहीं। दूसरी, इसके अलावा जो ये सामाजिक जो न्याय अधिकारिता विभाग है उसके अंतर्गत ये जो डिपार्टमेंट आते हैं वहाँ पर चूंकि सरकार का भी काफ़ी कम रुझान होता है, काफ़ी कम यहाँ पे देखरेख होती है, ऐसे में हत्या की पहली बार ये वारदात सामने। इससे पहले जैसा कि आप बता रहे थे, हम भी बता रहे थे कि बाल सुधार गृह से चीटियों के जरिए, झरोकों के जरिए भागने की घटनाएं सामने आई है, लेकिन हत्या की पहली बार यहाँ वारदात यहाँ पर सामने आई। तो होगा कि भविष्य में यहाँ पर और सुरक्षा बढ़ाई जाए, यहाँ इसके पूरे विभाग को गंभीरता से लिया जाए। जी विष्णु, चूंकि बाल सुधार गृह है, जाहिर सी बात है कि इन तीनों के अलावा जिनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच में है, कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो है वो कोर्ट की तरफ से भेजे गए हैं जो अपना सजा यहाँ पर काट रहे हैं। क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर आया होगा? जाहिर सी बात है कि कुछ 10 से 15 साल या 20 साल के दरमियान के बच्चे भी जो है वो यहाँ पर रखे गए होंगे। ऐसे में कितना मुश्किल होगा बाल जो सुधार गृह है उस प्रशासन के सामने, कितनी मुश्किल जो है वो आने वाली है? देखिए, आपको बता दूं कि नाम ही सुधार गृह है, यानी कि यदि कोई अपराध में यदि लिप्त है, अपराध में कोई नामजद है और उसको पकड़ा गया है तो उसको यहाँ पर रखा जाएगा, यानी कि बाल सुधार गृह। यहाँ पर सुधार करने के लिए आते हैं कि भाई अब जो है उनमें सुधार होगा। लेकिन अब चूंकि हत्या की जैसी संगीन वारदात यहाँ पे हुई है, हालांकि जो नाबालिग जो बाल अपचारी है उनको यहाँ पे एक अलग सेल में रखा जाता है। ये जिनकी उम्र बालिग हो चुकी थी उनको एक अलग तरीके की सेल में रखा गया था। तो लेकिन इसका असर जो है यहाँ पे जो नाबालिग बाल अपचारी उन पर पड़ना निश्चित रूप से जायज है। और अब जो है विष्णु से संपर्क हमारा टूट गया है। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा मौके से जानकारी दे रहे थे। एफएसएल की टीम, पुलिस इस समय बाल सुधार गृह में मौजूद है। उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है जिन्होंने जिनका इस हत्या में जो लोग शामिल हैं, और तीनों की उम्र जिनकी हत्या हुई और जिन दोनों ने हत्या का जिनके ऊपर आरोप है, उन तीनों की उम्र लगभग 22 साल के करीब बताई जा रही है। जिस समय उन्हें यहां पर लाया गया था वो नाबालिग थे, लेकिन अब उनकी उम्र 22 साल के करीब है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, बाकी की जांच यहां पर की जा रही है। तो बाल सुधार गृह में हत्या पर सवाल उठे हैं। क्या सुधार गृह के भीतर ही हत्यारा है? तो इसका जवाब है इस समय पुलिस वहां पर मौजूद है कि हां। अगर हां तो सुधार गृह में यह सुधार कैसा सुधार है, यह किस तरीके का सुधार किया जा रहा है? अगर हां तो हत्या करने वाले को हथियार कैसे मिला? क्या सुधार गृह के भीतर ये हत्यारा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बाल सुधार गृह इसे माना जा रहा है। और अगर हत्यारा वहां पर मौजूद है तो सुधार गृह में ये किस तरीके का सुधार किया जा रहा है, और हत्या करने वाले को हथियार कैसे मिले?
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।